तो स्टूडेंट, मैं आ गया कक्षा 10 के विज्ञान के लेक्चर को आगे बढ़ाने। तो देखिए स्टूडेंट, यह कक्षा 10 के विज्ञान का अगला लेक्चर मतलब तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर दिया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान। तो देखिए आज पढ़ाना है एक्चुअली गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण द्वारा गोली प्रतिबिंब का बनना अलग पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर बाहर कलई की होती है तो इसको अवतल कहते हैं, और अगर अंदर कलई की होती है और बाहर बड़ा से प्रकाश डाला जाता है तो इसको उत्तल कहते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि जैसे गोली दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तन किस तरीके से होता है और उसका क्या नियम है। तो हम बता दें, देखिए उसको आप रिवीजन कर लीजिए, अभी सब इसमें लगेगा। मान लीजिए इसके हमने 3 नियम बताया था। पहला नियम ये बताया था, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर मान के चलिए अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे इसका ध्रुव होता है, और अगर हम इसको गोलाप्रकार से बनाएंगे तो जहाँ पे जो है गोलाप्रकार की नोक रखेंगे वह उसका वक्रता केंद्र होता है। और ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर जाए, ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर जाए वह मुख्य अक्ष कहलाती है। स्टूडेंट, मुख्य अक्ष हमने ये सब बताया था, आप इसको देख लीजिएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एकदम मध्य में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले नियम में इसी तरीके से इसमें भी होगा, एक ध्रुव यहाँ होगा। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है स्टूडेंट, उसी को ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे जहां आप गोलाकार की नोक रखोगे वहां पे सी होगा, और प्री और सी से होकर जाने वाली जो रेखा होगी यहाँ पर भी वो मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष। तो हमें बताना है कि जो प्रकाश किरणों का गोली दर्पण से परावर्तन, प्रकाश किरणों का गोली दर्पण से किस तरीके से परावर्तन होता है। तो इसमें देखिए, अगर मैंने 3 नियम बताए थे कि पहला एक बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आए तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। इस वाले दर्पण में, अगर इस वाले दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है, ये देखिए मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो ये एक्चुअली यहां भी इसका फोकस यहां होगा, तो ये ऐसे लौट जाएगी। मतलब देखिए, उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आए, उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आए तो वह फोकस से होकर चली जाती है। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आए और अवतल दर्पण हो तो वह इस प्रकार जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह फोकस से होकर जा रही है। सपोज दैट फोकस आपका यहाँ हो, सपोज दैट फोकस आपका यहाँ हो, तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस से होकर जा रही है। तो ये पहला नियम था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आए तो किस प्रकार परावर्तित होती है। तो इस दर्पण से ऐसे परावर्तित होती है और इस दर्पण से ऐसे परावर्तित होती है। दूसरा नियम यह था स्टूडेंट कि अगर सपोज दैट, देखिएगा दूसरा नियम यह था, ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया, ठीक इसी तरीके से इसमें भी P, इसमें भी C, P और ये रेखा, चलिए मैं यहां बना लेता हूं, और F और यहां भी P, C और ये रेखा
और यहाँ भी एफ। तो स्टूडेंट अगर मान के चलिए दूसरा ये है, पहला तो ये हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा ये है, अच्छा दूसरा ये है कि अगर प्रकाश किरण फोकस से होकर आए, आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर आए तो ये किस तरीके से परावर्तित होगी। तो आने वाली प्रकाश किरण अगर फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर लौट के जाएगी। उल्टा होता है स्टूडेंट, देखिए उल्टा उल्टा होगा। और इसमें देखिएगा अगर ऐसी प्रकाश किरण जो लग रही हो कि वो फोकस पे जाती हुई प्रतीत हो रही, मतलब प्रकाश किरण यहीं तक आएगी, दर्पण के पीछे तो जाएगी नहीं, तो यहीं तक आएगी प्रकाश किरण, अगर वो लग रही हो कि वो फोकस पे जाने वाली है, मतलब इसको कहते हैं फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ये दो नियम हो गए स्टूडेंट। तीसरा नियम भी आप समझ लीजिए यहीं पर, ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखिए तीसरा हम बता दे रहे हैं। अगर मान के चलिए ए, देखिए हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, थोड़ा हमें जगह चाहिए तो आप इसको समझ लिए। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे एक बनाएंगे फिगर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए अगर अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो गया, अवतल, अवतल हो गया, ए पी हो गया और ये सी हो गया और एक मुख्य अक्ष हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण सी से होकर जाए, सपोज दैट सी मेरा यहाँ है, अगर कोई प्रकाश किरण सी से होकर जाए मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाए, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए स्टूडेंट, तो जैसे वक्रता केंद्र से, तो क्या होगा, वह पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, जैसे जाती है पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। ये तीसरा नियम है। जैसे मान लीजिए पहला हो गया और ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा चल रहा है, ठीक। इसको समझिएगा, ये क्या मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि अगर गोली दर्पण हो तो प्रकाश का किसी एक प्रकाश के किरणों का परावर्तन उसमें कैसे होता है। तो देखिए अगर ऐसे आएंगी तो ऐसे होगा, अगर फोकस से होकर आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और वक्रता केंद्र से होकर आ गई तो उसी माध्यम में लौट जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने केवल लंबी जगह ली। देखिए अगर उत्तल दर्पण हो तो जाहिर सी बात है इसका सी यहाँ होगा, इसका पी मैं यहाँ मान लेता हूं। अच्छा देखिए खींचने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, सपोज दैट यहाँ सी हो गया, यहाँ पी। अगर आप गोला प्रकार से और फिट की सहायता से बनाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर कोई प्रकाश किरण ऐसा लग रही हो कि वो सी के तरफ जा रही है, चलिए मैं सी थोड़ा इधर कर ले रहा हूं, ले जाना मुझे वहां चाहिए था लेकिन गया नहीं। अगर कोई प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण तो यहीं तक आएगी, इधर तो प्रतीत होगा ना कि प्रतीत हो रही प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो उत्तल दर्पण पे यहीं से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सारी चीजें आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है स्टूडेंट, इसको मिटा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट हमें जो है समझना भी है और समय भी बचाना है। हालांकि ये जो है पेपर की तैयारी की दृष्टि से सभी क्लास में लेकर आ रहा हूं, तो इसलिए इसको समझना भी है और
देखिए अब मैं जो हेडिंग लिया था एक्चुअली उसके बारे में बताया ही नहीं। मैं हेडिंग लिया था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें मैंने पहले बताया कि मैं पहले बताऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो स्टूडेंट अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां कितनी है? तो उसकी स्थितियां इस प्रकार हैं कि आप वस्तु जो है अवतल दर्पण के सम्मुख कहां पे रख रहे हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे, अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु रखने की जगह, मतलब आप समझ लो कि ये अवतल दर्पण है, तो कितनी जगहें हैं वस्तु को रखने की, कितनी जगहें हैं वस्तु को रखने की, ये सी हो गया। अरे नहीं, ए पी हो गया, ए सपोज करिए सी हो गया, ए सपोज करिए एफ हो गया, और ये मुख्य अक्ष हो गया। तो कितनी जगहें हैं प्रतिबिंब बनने की स्थितियां उतनी ही होगी जितनी जगहें इस पे वस्तु रखने की है। तो देखिए पहला हम लोग मान लेते हैं कि अनंत, ये मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पे है। दूसरी जगह मान लेते हैं कि अनंत और ये सी के बीच कहीं पे भी हो, और तीसरी सी के ऊपर खुद सी पर हो, चौथी सी और एफ के बीच हो, पांचवी एफ पे ही हो, छठवीं एफ और पी के बीच हो। तो 6 स्थितियां हैं, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं स्टूडेंट। अब इसको समझिए। देखिए पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर हो। अच्छा दूसरी है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो। तो इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं अनंत व सी के बीच स्थित हो। तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, माने वक्रता केंद्र सी पर हो। देखिए पहली स्थिति है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। चौथी स्टूडेंट क्या होगी, जब वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच स्थित हो। बीच का मतलब स्टूडेंट इन सी और एफ के बीच कहीं पे भी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो सकती है। आप इसको समझ लीजिए। अच्छा पांचवा, देखिए पांचवी स्थिति है कि जब वस्तु कहां पे हो, फोकस पे, तो ये हो गई चौथी, ये पांचवी हो गई। जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस एफ पर हो, देखिए स्टूडेंट ऐसा है कि अभी मैं जो थ्योरी बता रहा हूं आप इसको पढ़िए, मैं इसमें का जो भी चैप्टर कुछ थोड़ा खत्म कर लूं, उसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न और जो है इसका वो बहुविकल्पी या थ्योरेटिकल प्रश्न कैसे लिखने में बता दूंगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप पहले थ्योरी समझिए। और छठवीं स्थिति है स्टूडेंट, छठवीं स्थिति लास्ट स्थिति है कि फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित हो। जब वस्तु
फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित हो। देखिए स्टूडेंट, इस ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं लिखा हूं जितनी स्थितियां, यहां से क्वेश्चन निश्चित होता है पेपर में। हाँ, हालांकि वो कैसे पूछेगा, मतलब 2 नंबर में पूछेगा लिखने के लिए कि वो बहुविकल्पी में पूछेगा, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक ना। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम सब एक एक स्थितियों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पहली लेते हैं स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसका हम किरण आरेख पहले समझते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया। चलिए हम थोड़ा थोड़ा में सारी स्थितियां समझ लेंगे। ये देखिए अवतल दर्पण हो गया, और ये इसका P हो गया, और इसका C हो गया, और ये, चलिए ठीक है, ये यहां पे F हो गया, ठीक ना। ये यहां पे F हो गया, ठीक। तो इस तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है स्टूडेंट, तो अनंत से देखिएगा, मान लीजिए यहां पे अनंत पे वस्तु हो, अनंत पे, यहां पे कोई वस्तु अनंत पे, अनंत का मतलब बहुत दूर, अनंत अनंत में वस्तु हो, तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अनंत पे जब वस्तु होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। और आपने पढ़ा स्टूडेंट कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती है। तो ये भी प्रकाश किरण फोकस पे होकर जाएगी, और ये भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। तो ये दोनों आपतित प्रकाश किरणें जो हैं, ये फोकस पे आके मिल गई। तो स्टूडेंट अब इसके बाद ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो इस वस्तु का जो अनंत पे वस्तु है, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अच्छा, अनंत पे रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण ऐसे भी हो सकती है, P, C एंड, चलिए मैं C थोड़ा इधर ले लेता हूं, C मैं यहां ले लेता हूं। अगर वो चाहे तो मुख्य अक्ष के समांतर आए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी तो वह समांतर प्रकाश किरण पुंज के रूप में आएंगे स्टूडेंट, समांतर प्रकाश किरण पुंज के रूप में आएंगी। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव समांतर प्रकाश किरण पुंज के रूप में आती है स्टूडेंट। तो अगर समांतर प्रकाश किरण पुंज आता है तो वह फोकस से तो होकर जाएगा नहीं, लेकिन हाँ वह फोकस, देखिए अगर ये फोकस है तो फोकस के अभिलंबवत जो तल होता है, फोकस के अभिलंबवत जो तल होता है, जैसे मान के चलिए मैं लिख दे रहा हूं यन यम, ये जो यम तल है ये फोकस तल है। तो ये फोकस तल पे आके दोनों मिलेंगी, फोकस तल पे दोनों मिलेंगी। सपोज करिए यहां मिल गई, तो यहीं पे अगर यहां पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यही बनता है यहां। तो इससे पता चला कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब या तो फोकस पर बनेगा, अच्छा फोकस पे बनेगा तो उसकी प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, उल्टा सीधा पता नहीं चलेगा।
हाँ, अगर फोकस तल पे बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो अब इस स्थिति को लिखा जाए तो इससे पता चला कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्टूडेंट फोकस या फोकस तल पर बनता है। तो इसकी थ्योरी आइए लिख लिया जाए। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब फोकस या फोकस एफ या फोकस तल पर बनता है। अच्छा, अब देखिए प्रतिबिंब अब वास्तविक होता है कि आभासी होता है? देखिए एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट कि जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। तो आप ये मान लीजिए कि वास्तव में प्रकाश किरणें आके एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वास्तविक, अच्छा उल्टा बनता है, यहां तो नहीं समझ में आता, लेकिन यहां समझ में आ रहा है कि उल्टा बनता है। उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। छोटा या बिंदु आकार का भी बन सकता है। बिंदु, यहां पे तो बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का होता या बनता है, बनता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उल्टा बहुत छोटा, आकार में वस्तु से बहुत छोटा। अनंत पर स्थित वस्तु बहुत काफी बड़ी होगी, फिर भी उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो ये हो गई पहली स्थिति स्टूडेंट। अब दूसरी स्थिति भी यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है? देखिए यहां से हम लोग स्थितियां समझते रहेंगे। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए दर्पण मैंने बना दिया, और ये बना दिया, ये पी इसका हो गया, आप समझ लीजिए, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अनंत मार रहा हूं, अनंत। अब यहां से लेकर यहां तक अनंत या सी के बीच होगा, ए सी पे होगा, ए सी पे होगा, ए सी और एफ के बीच होगा, एफ पर होगा, एफ और पी के बीच होगा। तो 6 स्थितियां हो जाएगी। दूसरी स्थिति लेना है अनंत व सी के बीच। देखिए जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो, अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो स्टूडेंट। तो देखिए अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होने वाली वस्तु के लिए कैसे किरण आरेख हम लोग बनाते हैं, तो चलिए देखा जाए। ये हो गया अवतल दर्पण एक, और चलिए मैं थोड़ा इसको लंबा बना लेता हूं। ये मुख्य अक्ष खींच दिया पहले ही, पी, यहाँ सी, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ है, और ये मान लेते हैं अनंत है, और अनंत यहाँ है, मान के चलिए अनंत, इधर अनंत है, और यहाँ पे कहीं पे वस्तु है। चलिए वस्तु को मान लेते हैं कि ए बी है। हाँ, वस्तु जो है ये मुख्य अक्ष के अविलंबवत हो, अविलंबवत मतलब सीधी। तो देखते हैं कहां पे प्रतिबंध। एक प्रकाश किरण हम लोग लेकर जाते हैं वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर, और हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण फोकस से होकर लौट जाती है। अच्छा, एक दूसरी प्रकाश किरण हम लेकर जाते हैं सी से, और एक्चुअली हमको पता है कि सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो दोनों परावर्तित किरण, जैसे ए बी परावर्तित किरण, ए बी परावर्तित किरण, दोनों एक दूसरे को यहां पे काट रही है। तो यहीं पे मुख्य अक्ष से खींचा गया लंब, यहीं पे मुख्य अक्ष से खींचा गया लंब, मान लीजिए कि ए बी है, तो इसको मैं मान लेता हूं ए डैश
बी डैश। तो यही ए बी का ए डैश बी डैश जो है ए बी का प्रतिबिंब है। तो यहां से देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए हम लोग थ्योरी इसकी लिख लेते हैं, लिख देंगे कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र सी व फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस एफ के बीच बनता है। और देखिए स्टूडेंट, ये जो बनता है प्रतिबिंब, ये क्या होता है, वास्तविक ये भी होता है, वास्तव में काटती है। जनरली जो अवतल दर्पण होता है, आप याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको ना समझ में आए, वैसे मैं बता दूं कि वास्तव में जब प्रकाश किरणें काटती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनते ही है, मतलब ये 6वीं स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, बता दूंगा मैं। देखिए बनता है प्रतिबिंब, हाँ इतनी लाइन लिख रहे हैं तो स्थिति पता चल रही। प्रतिबिंब वास्तविक, अच्छा उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है, आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो ये गई दूसरी स्थिति। स्टूडेंट आप इसके फिगरों को बनाएंगे कॉपी पे, या अगर आप बना नहीं रहे तो बाद में बना लीजिएगा और इसको पढ़ते रहिए स्टूडेंट। हम इसका अगला लेक्चर जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आध दिन में आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ हमारे चैनल पे जो है कक्षा 12 का फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया है और केमिस्ट्री भी चल रही है, तो इसलिए स्टूडेंट इसको पढ़िए और दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।